हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अधिशोषण अवशोषण में किस प्रकार भिन्न होता है? ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, पहले हम समझते हैं कि जो पहला जो लाइन लिखा हुआ है, पहले जो कथन लिखा हुआ है, किस प्रकार भिन्न होता है अधिशोषण और अवशोषण से। तो पहले हम ये समझते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर क्या है? एक ठोस है। क्या बच्चों? कोई ठोस है और उसकी पृष्ठीय सतह है। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है? देखिए, हमारे पास यहाँ पे ऐसा कोई ठोस पदार्थ है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अधिशोषक। अधिशोषक। और होता क्या है, जब हम इसको खुले वातावरण में या खुली जगह रख देते हैं, तो वायु में उपस्थित कुछ धूल कण गैसें क्या होती हैं, इसकी पृष्ठीय सतह पर आकर जमा हो जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं अधिशोष्य पदार्थ। क्या कहते हैं इन्हें हम कहते हैं अधिशोष्य पदार्थ। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिशोषण। अधिशोषण। अब हम समझते हैं अवशोषण क्या होता है। तो हो गया हमारा अधिशोषण हो गया। अब हम समझते हैं अवशोषण क्या होता है। देखिए, हमारे पास यहाँ पर भी क्या है? एक ठोस सतह है। इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला अधिशोषक बोला। अधिशोषक बोला। और क्या होता है, इसको जब हम खुली सतह पर रखते हैं इसको भी, तो होता है क्या बच्चों यहाँ पे कि इसमें जो पृष्ठीय सतह पर इसमें धूल के कण तो आ तो गए, पृष्ठीय सतह पर आ गए, लेकिन इसके अंदर भी आ जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इसके अंदर भी आके जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये स्थूल प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? स्थूल प्रक्रिया होती है। इनको हम बोलते हैं क्या? इनको हम बोलते हैं अधिशोष्य पदार्थ। अधिशोष्य पदार्थ बोलते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अवशोषण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अवशोषण। तो हम ये कह सकते हैं, ये पूरी प्रक्रिया कैसी है? स्थूल प्रक्रिया है। स्थूल प्रक्रिया मतलब अंदर और बाहर क्या हो रहा है? इनकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पे अधिशोषण में क्या हो रहा है? इसके केवल ये कैसी प्रक्रिया? पृष्ठीय प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? पृष्ठीय प्रक्रिया है। इसमें कहाँ अंतर आ रहा है? केवल पृष्ठीय सतह पर इसमें क्या था? सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है। सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? केवल पृष्ठीय सतह पर। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा अधिशोषण हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये हमारा अवशोषण हो गया। अवशोषण हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे जो अधिशोष पदार्थ की जो सांद्रता है, अधिशोष पदार्थ की जो सांद्रता है, वह अंदर व बाहर एक समान रहती है। अंदर व बाहर कैसी रहती? एक समान। एक समान रहती है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है? केवल अंदर और बाहर तो नहीं बच्चों, यहाँ पे केवल क्या? तो बाहर में परिवर्तन हो रहा है। देखिए बच्चों, मैंने केवल क्या हो रहा है? पृष्ठीय सतह अर्थात पृष्ठ में परिवर्तन। अंदर तो क्या बिल्कुल जीरो है बच्चों, अंदर तो पदार्थ गया ही नहीं, तो क्या हुआ बच्चों? बिल्कुल जीरो है। तो यहाँ पे क्या हुआ? केवल सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। कहाँ पे? केवल पृष्ठीय सतह पर हो रहा है। तो ये क्या होगा बच्चों? प्रश्न का पहला भाग हो। अब हम दूसरा भाग देखते हैं कि ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, देखिए, ठोसों पर गैस के गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करते हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों, हमारा जो पहला जो है वो क्या है? पहला हमारा है अधिशोष्य की प्रकृति। किसकी प्रकृति? अधिशोष्य की
प्रकृति। इसमें क्या होता है देखिए, जो गैसें आसानी से द्रवीकृत हो जाएंगी, आसानी से द्रवीकृत हो जाएंगी। यहाँ पे लिखते हैं बच्चों जो गैसें, यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, जो गैसें आसानी से क्या हो जाएंगी, द्रवीकृत हो जाएंगी, या जिनका क्रांतिक ताप क्या होगा, उच्च होगा, जिनका क्रांतिक ताप क्या होगा, उच्च होगा, उन्हीं का क्या होगा, केवल उन्हीं का अधिशोषण होगा, केवल उन्हीं का अधिशोषण होगा। अब देखिए जैसे कि हमारे पास कुछ गैसें हैं, देखिए कौन कौन सी गैसें हैं, जैसे हमारे पास HCl है, HCl है, और क्या है, NH3 है, NH3, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरी तरफ हमारी क्या है, H2 है, N2 है, और O2 है। देखिए बच्चों इनमें से किनका अधिशोषण होगा, केवल इन तीनों का अधिशोषण होगा। इनका इन तीनों का, क्यों, क्योंकि इनका क्रांतिक ताप क्या है, उच्च, क्या हो रही है, आसानी से इनका द्रवीकरण हो जा रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है, इनका अधिशोषण होगा। ये तो हो गई बच्चों पहली प्रकृति, अधिशोषक की प्रकृति। दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा अधिशोषक की प्रकृति। किसकी प्रकृति, अधिशोषक की, अधिशोषक की प्रकृति। वह पृष्ठ, वह पृष्ठ जिस पर अवशिष्ट संयोजकताएं अधिक होती हैं, अधिक होती हैं, उसकी अधिशोषण की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। यानी कि जिसमें अवशिष्ट संयोजकताएं अधिक होंगी उनमें अधिशोषण की क्षमता, अधिशोषण की क्षमता भी कैसी होगी, अधिक होगी, शोषण की क्षमता भी कैसी होगी, अधिक होगी। तो अब यहाँ पे आप ये समझिए कि वैसे अवशिष्ट संयोजकता वाली कौन सी होती है, ये होती है हमारी अपूर्ण डी उपकोष। क्या होती है, अपूर्ण डी उपकोष। क्या होती है, अपूर्ण डी उपकोष की उपस्थिति तथा उच्च आकार, उच्च आवेश बटे आकार के अनुपात के कारण डी ब्लॉक की धातुएं, डी ब्लॉक की धातु क्या होती है, अच्छी अधिशोषक होती है, अच्छी अधिशोषक होती है, अधिशोषक है। क्यों है बच्चों, देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, डी ब्लॉक की धातुएं अच्छी अधिशोषक है। क्यों है, क्योंकि आवेश और बटे आकार का अनुपात क्या है, इनका ज़्यादा है। यानी कि डी अपूर्ण, जो डी कोष कैसा होता है हमारा, अपूर्ण होता है। अपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि बच्चों इसमें अवशिष्ट संयोजकताएं होती हैं, अवशिष्ट संयोजकताएं होती हैं, जिस कारण क्या होती है, अपूर्ण होती है। अब जब अपूर्ण होंगी तो इनमें क्या होगी, ये अच्छी अधिशोषक हमारी कहलाएंगी। ये तो हो गया बच्चों हमारा दूसरा कारण। तीसरा कारण देखते हैं, तीसरा कारण है हमारा क्या, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारा अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, अर्थात हमारा जो अधिशोषक जितना ज़्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, तो उसमें क्या होगा, अधिशोषण क्षमता, उसकी अधिशोषण क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात वो अधिशोष्य को, शुष्क पदार्थ को अधिक से अधिक एब्जॉर्ब कर सकेगा। यहाँ पे क्या होगा, अधिशोषक की
अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता कैसी होगी? अधिक होगी। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा तीसरा कारण। चौथा कारण देखते हैं। चौथा कारण क्या है हमारा? ताप। क्या है बच्चों? ताप। देखिए ताप में क्या होगा? ताप बढ़ाने पर, ताप को बढ़ा दें अगर, तो भौतिक अधिशोषण की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। भौतिक अधिशोषण क्या होगा? अधिशोषण की मात्रा क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन ताप बढ़ाने पर जो रासायनिक अधिशोषण है, रासायनिक अधिशोषण की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी, फिर बाद में क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बाद में घट जाती है, घट जाती है। और बच्चों ये चौथा पांचवा कारक देखते हैं। पांचवा कारक क्या है हमारा? पांचवा कारक है हमारा दाब। क्या है? दाब। दाब बढ़ाने से क्या होगा? अगर हम दाब बढ़ा देंगे, पी यथा दाब बढ़ा देंगे, तो अधिशोषण की मात्रा भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अधिशोषण की मात्रा भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बच्चों ये निम्नलिखित पांच कारक हैं जो क्या होंगे हमारे ठोसों पर गैसों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित पांच कारक है। बच्चों मैंने आपको यहाँ पर पांच कारक समझा दिए, और यहाँ पे अधिशोषण तथा अवशोषण में किस प्रकार भिन्न मैंने आपको यहाँ पर ही समझा दिया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।